तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में और केमिकल सेक्टर में पिछले 2 दिनों से काफ़ी शानदार तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तेज़ी क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। एक्चुअल रीज़न्स को यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे, डिकोड करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या अब यहाँ पर केमिकल सेक्टर का बॉटम बन चुका है, क्या यहाँ पर हमको अभी अग्रेसिव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। डेटा पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे, वो भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए जो रीज़न है, जो वजह है केमिकल सेक्टर में तेज़ी के पीछे, वो है चाइना में। अगर हम देखें तो कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, बेसिकली जो कमोडिटी केमिकल्स हैं, उनके प्राइसेस पे एक बार फिर से हमको इजाफा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटी केमिकल्स की, एसिटिक एसिड इसमें यहाँ पर एक नाम आता है। तो आप देखिए पिछले कुछ टाइम से एसिटिक एसिड के जो प्राइसेस हैं लगातार हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और डेफिनेटली ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो चाइना की जो डंपिंग चल रही थी वो अब यहाँ पर थमती हुई नज़र आ रही है। चाइना यहाँ पर वापस से प्राइसेस बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कंजम्पशन है वापस से लौटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा प्रतीत अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। जो न्यूज़ है उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसी वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो केमिकल कंपनीज़ है, उसको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एक एसिटिक एसिड की बात। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सोडा ऐश की, तो सोडा ऐश के प्राइसेस भी देखिए पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट कमोडिटी केमिकल की बात करें तो वो है फिनॉल। तो फिनॉल के प्राइसेस में हालाँकि थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आई है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में बात करें तो आप देखिए पिछले 2-4 दिनों में भी फिनॉल के प्राइसेस में भी हमको बढ़ती हुई तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यानी कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी यहाँ पर रियलाइजेशन गेन यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं जो अच्छी नज़र आ रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है या नहीं, वो समझने वाली बात है। तो देखिए पिछली जो कॉन कॉल थी, यानी कि Q1 FY24 में ज़्यादातर यहाँ पर जितने भी केमिकल कंपनीज़ हैं उनकी जो कॉन कॉल हुई, उसमें सब यहाँ पर वो कॉशियस नज़र आए। उनका कहना था कि जो चाइना की डंपिंग चल रही है वो अभी 1-2 क्वार्टर में सुधरती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर आगे के क्वार्टर्स भी काफ़ी दिक्कत में रह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहना कि बॉटम बन चुका है, ये थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर अग्रेसिव अभी बिल्कुल नहीं होना है। जो तेज़ी है इसमें आँख बंद करके हमको यहाँ पर अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन डेफ़िनेटली जैसा मैंने कहा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो केमिकल सेक्टर में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज़ पर ग्लोबल अगर मैं डिमांड की बात करूँ या फिर चाइना +1 की बात करूँ, यूरोप +1 की बात करूँ, तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत बड़ा चाइना +1 का एक बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर इंडिया हो सकता है, जहाँ पर बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास ज़बरदस्त यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया इसलिए बहुत सारे सेक्टर में अच्छा नज़र आता है और स्पेशली केमिकल सेक्टर में यहाँ पर जो ग्रोथ बताई जा रही है 8 से 10% की बताई जा रही है अगले आने वाले 5, 10, 15 सालों में। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री CAGR ग्रोथ अगर इतनी है तो पर्टिकुलर कंपनी कितनी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी में, अभी केमिकल सेक्टर में प्रेशर चल रहा है तो SIP यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोकनी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कॉशियस रहना है, तो आपके साथ एक मैं कॉन कॉल केमिकल्स की Q1 रिव्यू एंड कॉन कॉल हाईलाइट शेयर करूँगा। तो रिकवरी डेफिनेटली आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी-सी अभी दूर नज़र आ रही है, क्योंकि जो चाइना की डंपिंग है वो अभी कंटिन्यू जारी है। हालाँकि ये 2-3 दिन में जो केमिकल प्राइसेस में अपटिक हमको देखने को मिला है, कहीं न कहीं पॉजिटिव संकेत है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट यहाँ पर बुलिश अभी नहीं होना है। आराम से हमको यहाँ पर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पर काम लेना है। ऐसा नहीं है कि हमने न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे निवेश कर दिया, बहुत सारा पैसा लगा दिया, लमसम लगा दिया, तो वैसा भी नहीं करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाला इशू तो है, चाइना की जो डंपिंग चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेटली प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पावर एंड फ्यूल जो लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस है वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स यहाँ पर मार्जिन्स में रिकवरी हो सकती है। अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर अच्छा करते हुए नज़र आए, क्योंकि अभी डोमेस्टिक डिमांड तो काफ़ी अच्छी है लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी वीक है, बिकॉज जो डिमांड इश्यूज़ हैं यूरोप में, चाइना में, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें डिमांड इश्यूज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर सारी चीज़ें सही हुई, डिमांड वापस से आती हुई नज़र आई,
तो कहीं न कहीं Q2 या फिर Q3 एटलीस्ट यहाँ पर मार्जिन्स इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप देखिए कि सारी ही ओवरऑल केमिकल स्पेस में ही हमको प्रेशर देखने को मिला है। अब यहाँ पर सोडा ऐश के प्राइसेस भी करेक्ट होते हुए देखने को मिले, लेकिन अब सोडा ऐश के प्राइसेस वापस इम्प्रूव हो रहे हैं, एसिटिक एसिड के प्राइसेस वापस इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हो सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमको मिलता हुआ देखने को मिले। और साथ ही साथ जो RM सॉफ्टनिंग है उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। एनर्जी पावर कोल कॉस्ट यहाँ पर इम्प्रूव हो ही रही है, धीरे-धीरे उसका फ़ायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट में ज़रूर यहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से केमिकल कंपनीज़ हर्ट हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अग्रेसिव नहीं होना है, एटलीस्ट Q2 का हमको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि अगर फिर से एक बार मार्जिन्स गिरे, तो यहाँ पर फिर से एक बार हैवी करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसलिए एसआईपी वे में बाय करना है और एसआईपी वे में ही हमको यहाँ पर चलना है। अग्रेसिव और अपने पेशेंस को लूज़ यहाँ पर नहीं करना है, अपने कामनेस, अपनी काम को यहाँ पर देखिए, जो इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है ना दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस को यहाँ पर मॉडिफाई करें, ऐसा नहीं है। हमको अपने संयम के साथ काम लेना है और इन्वेस्टिंग को एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक अपने इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पर आराम से इन्वेस्ट करना है, अग्रेसिव नहीं होना है। तो जैसे मैंने कहा कि सोडा ऐश के प्राइसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सोडा ऐश का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टाटा केमिकल्स है, तो यहाँ पर इसको फ़ायदा हो सकता है और यहाँ पर एक चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एसआईपी वे में बाय कर सकते हैं। और टाटा केमिकल्स की बात की जाए तो ईवी की प्रॉक्सी भी है, क्योंकि ईवी बैटरीज़ के लिए यहाँ पर ही कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर रही है ईवी कंपनीज़ को। बायोडीज़ल में भी कंपनी उतर रही है, ठीक है। केपेक्स यहाँ पर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, करीब करीब आई थिंक 8,000 करोड़ का केपेक्स ये करने वाले हैं सोडा ऐश और सॉल्ट में। तो वो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती है। टाटा केमिकल्स भी एक लॉन्ग टर्म अच्छा प्ले नज़र आता है। और टाटा केमिकल्स में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, स्टॉक में अपटिक नहीं है, बिकॉज केमिकल सेक्टर में प्रेशर था। तो टाटा केमिकल्स को भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर नीचे आता है तो करीब करीब मेरे ख्याल से 1000 के लेवल्स पे और 900 से 1000 के लेवल्स पे यहाँ पर एक अच्छी बैट हो सकती है टाटा केमिकल्स। सेकंड है यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी यहाँ पर एक एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट भी ये कर रहे हैं, तो इनको भी रियलाइजेशन गेन हो सकता है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, 15% के आसपास। तो यहाँ पर आप देखिए एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, तो इसको भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना है और एसआईपी वे में बाय करना है। बात करते हैं जुबिलेंट इंग्रेविया की, तो इसी की एक पीयर ग्रुप कंपनी है, इसमें भी काफ़ी शानदार हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। एक ट्रायंगल पैटर्न का, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। डेफिनेटली काफ़ी सारे यहाँ पर बड़ा केपेक्स कंपनी कर रही है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में कंपनी यहाँ पर केपेक्स कर रही है, जो आगे इसको फ़ायदा पहुँचा सकता है। और यहाँ पर आई होप आपने निचले स्तरों में यहाँ पर ऑलरेडी परचेजिंग की होगी और यहाँ पर काफ़ी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में हमको यहाँ पर जुबिलेंट इंग्रेविया देखने को मिल रहा है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। एक छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में इसमें एसआईपी वे में बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को केमिकल, जो बेसिकली टेक्सटाइल केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। तो टेक्सटाइल केमिकल से करीब करीब इसका 60% रेवेन्यू आता है और यहाँ पर ये एफएमसीजी, पेंट्स या फिर दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ है उनको भी सप्लाई कर रही है। एफएमसीजी की बात करें तो ये वाला सेगमेंट इनका काफ़ी अभी ग्रो कर रहा है, जहाँ पर इनको अभी पिछले 1-2 क्वार्टर पहले एक बड़ा 150 करोड़ का ऑर्डर भी मिला है। तो ये वाला सेगमेंट इनका अच्छा ग्रो कर रहा है और यहाँ पर मार्जिन्स भी अच्छे नज़र आते हैं। तो इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और ये भी एक लॉन्ग टर्म की अच्छी बैट नज़र आती है। तो करंट मार्केट प्राइस पे इसको भी एसआईपी वे में आप इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, चाहे तो आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसको मैंने एक बार पहले भी कवर किया था जब हमने रोज़ारी बायोटेक के साथ इसको कंपेयर किया था, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के साथ आई थिंक यहाँ पर कंपेयर किया था। तो एफसीएल यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। दीपक नाइट्राइट, नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसमें भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। फिनॉल की बात करी हमने, फिनॉल में भी प्राइसेस में अपटिक देखने को मिल रहा है। तो ये भी फिनॉल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो इसको भी यहाँ पर जो फिनॉल स्प्रेड है उसका गेन मिलता हुआ, रियलाइजेशन गेन मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसमें अभी एक
मेजर रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक बार फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है दीपक नाइट्राइट। हो सकता है नीचे आए और इसको अगर ब्रेकआउट दिया तो फिर एक और शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर नीचे की साइड सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पे यहाँ पर आता है करीब करीब मेरे ख्याल से 1800 के आसपास स्टॉक आता है, जो कि अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आता है तो यहाँ पर बल्क बाइंग दीपक नाइट्राइट में की जा सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि कंपनी की बात करें इसके बारे में तो कई बार हम बात कर ही चुके हैं कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कंपनी उतर रही है, डिफरेंट केमिस्ट्रीज में कंपनी उतर रही है। तो अगेन जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन स्किल्स है, दीपक नाइट्राइट को करंट मार्केट प्राइस पे भी एसआईपी किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा हमने बात करी कि एक्सपोर्ट ये भी करते हैं, चाइना में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, एलिफेटिक अमाइंस का चाइना एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, सबसे बड़ा यहाँ पर एक्सपोर्टर भी है। तो वहाँ पर अगर डिमांड बढ़ती है तो बालाजी अमाइंस अल्काइल अमाइंस को फ़ायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा और इनमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। बालाजी अमाइंस की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बॉटम बन चुका है। आप देखिए वीकली चार्ट पे ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर ज़रूर यहाँ पर नज़र रहेगी बालाजी अमाइंस के। अगर नंबर अच्छे आए तो स्टॉक भागता हुआ देखने को मिलेगा, ख़राब आए तो स्टॉक अगर नहीं गिरा, स्टॉक कंसोलिडेट करा, मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइस इन हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 1-2 दिन वेट करके। लास्ट है एसआरएफ। एसआरएफ के बारे में भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस पे इसको एसआईपी वे में बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार कंपनी है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स की बात हम सभी को पता है कितने शानदार है। तो यहाँ पर हर डिप यहाँ पर बाइंग होगी, 2000 के आसपास यहाँ पर बाय होगा स्टॉक। अगर वहाँ से नीचे आता है तो और बाइंग इस पर बनती है एसआरएफ में। तो ये कुछ स्टॉक्स है केमिकल के जो अच्छे नज़र आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली इनको बाय किया सकता है। लेकिन यहाँ पर वो फिर से कहना चाहूँगा कि बॉटम यहाँ पर बना है नहीं बना वो अभी कहना मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लेना है। एसआईपी वे में बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि कल के दिन और तेज़ी होगी तो यहाँ पर अग्रेसिव इन्वेस्टिंग कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर अगले हम 5, 10, 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल के दिन ही हमने सारी इन्वेस्टिंग कर दी, फिर बाद में थोड़े दिन बाद ऊपर जाके स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली बाइंग नहीं रोकनी है, एसआईपी वे में केमिकल कंपनीज में बाइंग करते रहनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म डेफिनेटली यहाँ पर टेलविंड्स नज़र आती है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका ओपिनियन केमिकल सेक्टर को लेकर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।